नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने महंगाई के मुकाबले वेतन मजदूरी में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर दागे सवाल। कहा, आर्थिक चुनौतियों को लेकर सरकार बेपरवाह। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली कूच करेंगे शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद बेनतीजा रही दूसरी बैठक। खबर में आगे बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत के बयान पर पीएम चुप क्यों, कांग्रेस ने पूछा सवाल। आगे जिक्र होगा कि मोदी जी जातिगत जनगणना जल्द करो, नहीं तो आप अगले पीएम को ऐसा करते देखेंगे, राहुल गांधी ने उठाई इसकी मांग। और खबर में आगे जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का टिकट न मिलने से बड़े नेता नाराज, बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। दूसरी लिस्ट के बाद भी नहीं थम रहा गुस्सा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी करते हैं इंडिया का समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने महंगाई के मुकाबले वेतन मजदूरी में गिरावट को लेकर केंद्र पर दागे सवाल। कहा, आर्थिक की चुनौतियों को लेकर सरकार बेपरवाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की चुनौतीपूर्ण स्थिति से आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से मुश्किलें बढ़ने का दावा करते हुए एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कुछ बाहरी वित्तीय एजेंसियों के आकलनों तथा आंकड़ों का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि वेतन और मजदूरी में बेहद धीमी बढ़ोतरी के बीच कमरतोड़ महंगाई के कारण देश में लोगों की वास्तविक घरेलू आय में गिरावट आई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि महंगाई की तुलना में वास्तविक आमदनी में अभूतपूर्व गिरावट के तथ्य को लेकर केंद्र सरकार का रवैया शुतुरमुर्ग की तरह है और अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी चुनौतियों में वो बेपरवाह है। लोकसभा चुनाव में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को चुनावी विमर्श की धुरी में रखने से मिली कामयाबी के बाद पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को आक्रामक तरीके से घेरने का प्रयास कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली कूच करेंगे शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान, एससी आदेश के बाद बेनतीजा रही दूसरी बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को मनाने का पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों का प्रयास विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 दिन में रविवार को दूसरी बार पुलिस अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, किसान इस बात पर अड़े रहे कि वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं से दिल्ली कूच करेंगे। 1 घंटे तक चली इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। पुलिस लाइन में एडीजीपी इंटेलिजेंस जसकरण सिंह और एआईजी संदीप गर्ग के अलावा पटियाला के डीसी व एसएसपी और हरियाणा के अंबाला जिले के एसपी और एसडीएम किसानों से बैठक करने के लिए पहुंचे। किसानों की ओर से सरवण सिंह पंधेर सहित अन्य नेता बैठक के लिए पहुंचे और बैठक में अधिकारियों ने किसान नेताओं से कहा कि वो दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर ना जाएं और शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने दें। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि वो तो पहले दिन से ही बॉर्डर खोले जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आना जाना उनकी ज़रूरत है, वो इन्हें नहीं छोड़ सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर कंगना के बयान पर पीएम चुप क्यों, कांग्रेस ने पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लेकर बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और कांग्रेस ने कंगना के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातिगत जनगणना जल्दी कराओ मोदी जी, नहीं तो आप अगले प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखेंगे, राहुल गांधी ने उठाई इसकी मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो देश की जातिगत गणना करने की मांग को तुरंत पूरा करें, नहीं तो आप देखेंगे कि अगला प्रधानमंत्री ऐसा करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत देशव्यापी जातिगत गणना को नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने एक मीडिया समूह द्वारा किए गए मूड ऑफ द नेशन पोल पर कांग्रेस द्वारा किए गए एक पोस्ट को टैग किया, जिसमें कहा गया था कि अगस्त में 74% लोगों ने कहा है कि जातिगत गणना होनी चाहिए, जबकि इस साल फरवरी में 59% लोगों ने ऐसा कहा था। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक्स पर हिंदी में कहा कि मोदी जी, अगर आप जातिगत गणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई भी शक्ति इसे अभी नहीं रोक सकती। भारत का आदेश आ गया है, जल्द ही 90% भारतीय जातिगत जनगणना का समर्थन करेंगे और इसकी मांग करेंगे। और उनकी ये टिप्पणी राष्ट्रव्यापी जातिगत गणना की मांग पर जोर देने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा कि देश के 90% लोग व्यवस्था से बाहर हैं और उनके हित में ये कदम उठाया जाना जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के लिए जातिगत गणना नीति निर्माण का आधार और साधन है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकट न मिलने से बड़े नेता नाराज, बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, दूसरी लिस्ट के बाद भी नहीं थम रहा गुस्सा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। लिस्ट को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं में आक्रोश है। नेता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि नाराज साथियों से बात की जाएगी, कोई भी साथी नाराज ना हो। दोस्तों, यहाँ पर पंपोर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एर सैयद शौकत गयूर अब्बादरी ने कहा कि मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं पार्टी का आभारी हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चुनाव में बहुत प्रतिस्पर्धा है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं और पिछले 19 वर्षों से मैंने एनसी में भी काम किया है। मैंने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। लोग मेरे बारे में जानते हैं और मैंने अब तक जो काम किया है मुझे यकीन है कि लोग अच्छा निर्णय लेंगे। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, पुलिस ने कई को हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता और विधायक आदित्य ठाकरे सोमवार को छत्रपति संभाजी नगर के दौरे पर हैं और भाजपा ने आदित्य ठाकरे के इस दौरे का विरोध किया है। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना और इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर एयरपोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्षी नेता अंबादास दानवे को हिरासत में लिया गया। आदित्य ठाकरे छत्रपति संभाजी नगर के राम इंटरनेशनल होटल में ठहरे थे और सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे के दौरे का विरोध किया। यह विरोध रविवार को पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने के लिए किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक अक्षम्य पाप है। जो भी दोषी हैं उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी उसकी किसी भी तरह से मदद करते हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजराइल को लेकर एनडीए में फूट, जेडीयू ने विपक्ष के साथ मिलाया सुर और कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, इजराइल को लेकर अब मोदी सरकार के साथ ही जेडीयू विपक्ष के साथ सुर मिलाने लगी है। जेडीयू के एक सीनियर पदाधिकारी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद तत्काल बंद कर देनी चाहिए। उनका कहना है कि भारत सरकार मासूम फिलिस्तीनियों की जान लेने वाले इजरायलियों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार में भारत इजराइल का साथ नहीं दे सकता। इसी के साथ नई दिल्ली में अल कुद्स के महासचिव मोहम्मद मकरान बलावी ने एक बैठक का आयोजन किया था और इसमें जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान भी शामिल हुए थे। त्यागी और खान के अलावा समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पंकज पुष्कर, कांग्रेस प्रवक्ता समेत कई सारे यहाँ पर शामिल हुए। दोस्तों, बयान में कहा गया कि हम इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार की निंदा करते हैं। इस तरह का अत्याचार मानवता के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, सुरजेवाला का बयान, बोले सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए है ये चुनाव, बीजेपी ने जीना कर दिया दूभर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हो रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि यह आम नागरिकों की रोजी रोटी बचाने का और बेरोजगारी पर काबू पाने का चुनाव है। दोस्तों, गृहिणियों पर पड़ रही महंगाई की मार से छुटकारा पाने का ये चुनाव है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगाइयों के कारण रोजी रोटी का निवाला छीन चुका है और देश का युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। प्रदेश के लाखों युवा कच्ची नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये चुनाव खेती, मजदूरी और आढ़त बचाने का चुनाव है। नरवाना की कपास मंडी में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने यह बयान दिया कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बेरोजगारों के साथ निरंतर मजाक होता रहा। पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी और प्रदेश में 47 बार पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार फॉर्म भरवाने के नाम पर 1000 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुजुर्गों को मिलेगी 6000 मासिक पेंशन, विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने किया वादा। जी हाँ दोस्तों,
पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य के अपने 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने कांग्रेस के समय की जिन बड़ी विकास परियोजनाओं को बंद कर दिया था उन्हें दोबारा चालू किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों से हर वर्ग और जाति के कल्याण के काम का करने का वादा करते हुए कहा कि बुजुर्ग लोगों को 6,000 रुपये मासिक पेंशन देने के अपने वादे पर कांग्रेस अडिग है। उन्होंने राज्य में खेलों के कम बजट पर भी भाजपा सरकार की घेराबंदी की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने रविवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह अरोड़ा और पूर्व सदस्यों को कांग्रेस में शामिल कराया। करनाल की पूर्व विधायक सुमिता सिंह की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुझे उम्मीद है दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे, बांग्लादेश को लेकर सीएम योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांग्लादेश को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो पहले भी ये कह चुके हैं। सपा मुखिया ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है कि भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं, पहले भी वो कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप ना करें। दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि यहाँ बांग्लादेश वाली गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के 5 संकल्प भी दोहराए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करेंगे, अपने वीरों और सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मकता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे, जाति क्षेत्र भाषा के नाम पर तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वालों में से सावधान करेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पुरानी पेंशन पर तूफान से पहले की शांति, यूपीएस और ओपीएस के दंगल में कौन साथ और कौन खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली के बजाय एनपीएस में सुधार करके एक नई पेंशन योजना यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई है और कहीं पर यूपीएस का विरोध हो रहा है तो कहीं इसे समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस योजना को शानदार बताया। उनके नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। उन्होंने इसे सरकारी कर्मचारियों की जीत करार देते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। दूसरी तरफ केंद्र एवं राज्यों के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने इसे छलावा करार दिया और उन्होंने यूपीएस को पुरानी पेंशन के तूफान से पहले की शांति बताया है। यूपीएस बनाम ओपीएस के इस दंगल में सरकार के पक्ष में कम तो खिलाफ ज़्यादा है। दोस्तों, पीएम की बैठक में शामिल केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार कहते हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, अभी हम यूपीएस पर एक विस्तृत अधिसूचना आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि कर्मचारियों की लड़ाई के मूल में ओपीएस रहेगा, ये तय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस को दिया समर्थन। मोदी भक्त रॉकी मित्तल ने कांग्रेस में जताई आस्था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नजर आ रही है। करीब 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा संघर्ष करती नजर आ रही है। फिलहाल हरियाणा की हवा हाथ के साथ नजर आ रही है और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बड़ी संख्या में विभिन्न दलों को छोड़कर लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इस कड़ी में एक चौंकाने वाला नाम भी जुड़ गया है। हरियाणा भाजपा के पूर्व पब्लिसिटी अध्यक्ष एवं एक और सुधार कमेटी के पूर्व डायरेक्टर मोदी भक्त रॉकी मित्तल ने कांग्रेस में आस्था जताई है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन दे दिया है और एक आयोजन में कांग्रेस की तारीफ में अपने गीत रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में लॉन्च किया और उनके गीतों पर लोग नाच रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय सिंह ने किया बड़ा दावा, यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा खराब, पैरामिलिट्री को अभी किया जिक्र। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है। उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने 10% काटा जाएगा और फिर
आखिरी में 12 महीने की सैलरी में से 6 महीने का एक साथ दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपीएस एनपीएस से भी ज़्यादा बदतर और ख़राब है। आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए वो 40 साल नौकरी कर रहा है तो आप 40 साल तक पैसा काटेंगे, वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो आप कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंढोरा पीट रहे हो कि आप पेंशन दे रहे हो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब उसकी आपकी पेंशन के लिए ये पैसा हम रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं। तो दोस्तों 10% जब सैलरी में से काट ही रहे हैं तो पेंशन देख के आप कौन सा एहसान कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाज़त नहीं, किसानों पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी से बवाल मच गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने मंडी की मौजूदा सांसद से भविष्य में इस तरह के बयान देने से बचने को कहा है। दोस्तों, किसान आंदोलन पर रनौत की टिप्पणियों से असहमति जताते हुए भाजपा ने कहा कि अभिनेता से नेता बनी कंगना रनौत नीतिगत मुद्दों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। भाजपा ने आगे कहा कि पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दरअसल रविवार को मंडी में मौजूद सांसद ने कहा था कि अगर सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मंडी के सांसद द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि अब निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर कंगना रनौत के इस बयान के बाद बैकफुट पर बीजेपी आ गई और अब कंगना रनौत को नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाज़त देने से यहाँ पर मना किया है भारतीय जनता पार्टी ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से किया किनारा, कहा नहीं करेंगे गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जेजेपी प्रमुख और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि जेजेपी आने वाले दिनों में राज्य की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बनेगी। और न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान चौटाला ने कहा कि मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हम बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी की हार के बारे में पूछे जाने पर चौटाला ने कहा कि मैं इसे अब संकट के रूप में नहीं लेता, जो हुआ वो हो गया, मैं इसे अब एक अवसर के रूप में देखता हूं। पिछली बार भी हमारी पार्टी थी और हम आगे भी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अवधेश पासी का दावा, सीएम योगी का कद घटाना चाहती है दिल्ली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी दलों ने अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। हाल ही में अयोध्या से सांसद अवधेश पासी ने सीएम योगी और यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसको लेकर बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। हाल ही में अयोध्या फैजापुर सीट से सपा सांसद अवधेश पासी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हाईकमान सीएम योगी के कद को कम करना चाह रही है। बता दें कि हाल ही में मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिला है और सीएम योगी को मिल्कीपुर और कटेहरी सीट की जिम्मेदारी मिली हुई है। पासी का कहना है कि सीएम होने के बावजूद बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को सिर्फ मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा सीटों तक सीमित कर दिया है। पासी ने आगे कहा कि उन्हें पता है कि पार्टी मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा उपचुनाव बुरी तरह हारेगी, इसीलिए आदित्यनाथ को इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि उन
कद कम किया जा सके। पासी के इस दावे से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और पासी ने यह भी दावा किया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरह से अवधेश प्रसाद बनाम सीएम योगी हो चुका है और अवधेश प्रसाद अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ पूरी जनता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना का किया समर्थन, कहा सरकार के पास होने चाहिए आंकड़े। जी हां दोस्तों, केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को करारा झटका देते हुए मोदी सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जातिगत जनगणना की हमेशा से पक्षधर रही है। सरकार के पास आंकड़े होने ही चाहिए। जातिगत जनगणना पर चिराग के इस रुख को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे पहले भी चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री मामले पर मुखर विरोध जताया था। रविवार को रांची में चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से जातिगत जनगणना का समर्थन करती रही है और हम इसके पक्षधर हैं। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और राज्य और केंद्र सरकार जाति को ध्यान में रखते हुए कई बार योजनाएं बनाते हैं जिससे उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ऐसे में किस जाति की आबादी कितना है वो जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने के पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अगर आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाता है तो समाज में विभाजनकारी स्थितियां पैदा हो जाएंगी और कई बार कोर्ट की तरफ से भी सरकार से जाति की आबादी को लेकर जानकारी मांगी गई है। ऐसे में मेरा मानना है कि आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके, जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मदद मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।